नमस्कार दोस्तों, आज हम हाई कोर्ट के गठन पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि हमने पिछले वीडियो में सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय का अध्ययन किया था। उसमें हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन संविधान के भाग 5 में किया गया है। बात कर रहे हैं हम हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट का वर्णन संविधान के भाग 6 में किया गया है और इसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक किया गया है। आर्टिकल 214 में उल्लेखित है कि राज्यों में उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 216 में इसके गठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 231 के अनुसार, जो कि भारतीय संविधान के 24वें संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि संसद चाहे तो एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। आर्टिकल 214 के अनुसार राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। आर्टिकल 216 में इसके गठन के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 231 के अनुसार एक से अधिक राज्यों या एक से अधिक राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल थोड़े से महत्वपूर्ण हैं, इनको मैंने आपको बता दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें दो तरह की सरकारें होती हैं, एक केंद्र की और दूसरी राज्य की। यहाँ पर जो केंद्र है इसकी सरकार अलग होगी, इसकी सरकार अलग होगी। यहाँ पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगी। राज्य में भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगी। राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघीय सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और राज्य सूची और समवर्ती सूची पर राज्य कानून बना सकती है। यहाँ पर शक्तियों का स्पष्ट रूप से संविधान में विभाजन किया गया है, लेकिन जो न्याय प्रणाली है उसको एकीकृत किया गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं किया गया है। एकीकृत न्याय प्रणाली हमारे देश में अपनाई गई है। इसके अनुसार कुछ इस तरह से हमारे देश के न्यायिक ढांचा है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है और इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और उसके नीचे अन्य न्यायालय हैं। मतलब यह है कि हमारे देश में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के कार्यों को राज्य और केंद्र के बीच में विभाजित किया गया है, लेकिन न्याय प्रणाली को पूरे देश में एकीकृत किया गया है, जिससे कि देश में एकता और अखंडता बनी रहे। एकीकृत न्याय प्रणाली के अंतर्गत जिला अदालतों के फैसलों के विरुद्ध हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तो इस तरह से हमारे देश में एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है। चलिए, सबसे पहले अब हम बात करते हैं जो हाई कोर्ट है उसका गठन किस तरह से किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे न्यायाधीशों की संख्या। उच्चतम न्यायालय का अध्ययन करते समय हमने देखा था कि उच्चतम न्यायालय में 30 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इस तरह से कुल 31 न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। लेकिन
हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। प्रत्येक राज्य में वहाँ की जनसंख्या के अनुसार और संबंधित उच्च न्यायालय में काम के दबाव को देखते हुए राष्ट्रपति महोदय यह संख्या निर्धारित करते हैं और यह संख्या घटाई बढ़ाई भी जा सकती है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय में 5, 10, 15, 20, 25 जैसी भी स्थिति हो, वहाँ पर जैसी भी आवश्यकता हो उतने न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो क्लियर है कि न्यायाधीशों की संख्या हाई कोर्ट में निश्चित नहीं है। जो बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या ज़्यादा होगी, और जो छोटे राज्य हैं वहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या कम होगी। चलिए अब बात करते हैं हम न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान संविधान में किए गए हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति हमने सुप्रीम कोर्ट के अध्ययन में देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो सीजे हैं, चीफ जस्टिस, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन इनकी नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। ये बात इसलिए बताना जरूरी है कि ठीक यही प्रक्रिया हमें उच्च न्यायालय में समझना है। अब बात करते हैं हम हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट में जब नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति महोदय, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सीजे मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, इन दोनों के परामर्श से राष्ट्रपति महोदय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। क्लियर है? राष्ट्रपति महोदय ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति महोदय ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति महोदय ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे, और इसके साथ ही जब वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ संबंधित राज्य के राज्यपाल का भी परामर्श लेंगे। यह तो हो गई मुख्य न्यायाधीश की बात। लेकिन हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश जो होंगे उनकी नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति महोदय इन दोनों के अलावा जो तीसरे व्यक्ति हैं वह हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनसे भी परामर्श लेंगे। मतलब साफ है कि जब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तो वह स्वयं करेंगे, लेकिन जब उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे तो वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे। लेकिन जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, राज्यपाल, इन दोनों के परामर्श से राष्ट्रपति महोदय संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। लेकिन जब इसी हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो इन दो के अलावा तीसरे व्यक्ति, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। क्लियर हो गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही की जाएगी। सिर्फ परामर्श की बात है कि उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे। लेकिन जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेंगे। और
जब हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेंगे। तो इस तरह से राष्ट्रपति महोदय ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। चलिए बात करते हैं शपथ की। हमने देखा कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनको राष्ट्रपति महोदय ही शपथ दिलाते हैं। ठीक इसी तरह से राष्ट्रपति महोदय ही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते। यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो करते हैं लेकिन शपथ नहीं दिलाते हैं। यहाँ पर शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं। ये थोड़ा सा बहुत ही छोटा सा अंतर है, ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हमारे दिमाग में यह रहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो शपथ भी वही दिलाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शपथ दिलाएंगे इनको संबंधित राज्य के राज्यपाल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अब न्यायाधीशों की योग्यता की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यताएं अलग हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं अलग हैं। यहाँ पर सबसे पहली योग्यता जो कॉमन है दोनों में वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है जिस व्यक्ति को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो। नंबर तीसरी है जिस व्यक्ति को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है वह कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। मतलब यह है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जो भी न्यायालय हैं उन न्यायालयों में 10 वर्ष तक वह व्यक्ति न्यायाधीश रह चुका हो, अथवा देश के किसी भी उच्च न्यायालय में दस वर्ष तक उसने वकालत की हो। क्लियर है? भारत का नागरिक हो, 62 वर्ष से आयु कम हो, 10 वर्ष तक वह न्यायाधीश रह चुका हो। इन दोनों में से एक शर्त। तीसरी शर्त क्या है? वह 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो अथवा उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत उसने की हो। यह जरूरी नहीं है कि उसी न्यायालय में की हो, देश के किसी भी न्यायालय में उसने 10 साल तक अगर वकालत की है तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। इन न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट के मामले में हमने पढ़ा था कि न्यायाधीश महोदय 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के मामले में ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट में 62 वर्ष की आयु तक कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर रह सकता है। अंतर समझ लिए, क्योंकि ये छोटे से प्रश्न आते हैं जब ऑब्जेक्टिव में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में हम अंतर नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर ये गलती होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष की आयु तक और हाई कोर्ट में 62 वर्ष की आयु तक कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर रह सकता है। लेकिन इसके पहले भी अगर वह चाहे तो त्याग पत्र के माध्यम से पद छोड़ सकते हैं, अथवा संसद द्वारा इन पर महाभियोग की तरह एक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से भी संसद के दोनों सदन जब इन पर महाभियोग लगा देते हैं तो राष्ट्रपति महोदय इनको पद से पृथक कर देते हैं। पहली बात तो वह 62 वर्ष की आयु तक
हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहेगा, वह चाहे तो त्यागपत्र के माध्यम से अपने पद से हट सकता है अथवा उस पर संसद द्वारा महाभियोग लगाने के पश्चात राष्ट्रपति महोदय उसको पद से पृथक कर सकते हैं। यह हो गया हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल। अब देखते हैं हम हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राज्य की कार्यपालिका, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं, उनके वेतन भत्तों का निर्धारण विधानमंडल करती है। लेकिन जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं, उनके न्यायाधीशों का वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इनके कार्यकाल में कभी भी ये वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते। जो वेतन निर्धारण कर दिया है संसद द्वारा, तो उनके कार्य के समय इनको कभी भी कम नहीं किया जा सकता। वेतन के अलावा अन्य भत्ते भी हैं जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम उच्च न्यायालय के कार्य या शक्तियाँ। सबसे पहला इनका जो क्षेत्राधिकार है, कार्य है, वह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सबसे पहले आता है संविधान से संबंधित विवाद। संविधान के किसी भी अनुच्छेद से संबंधित कोई विवाद होता है तो वो उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह तो हो गया इनका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, पहला संविधान से संबंधित। दूसरा है जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित जो भी विवाद हैं वो भी सीधे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तीसरा हो गया अपने अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई भी विवाद, निचली अदालत के संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद, संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के आदेश होते हैं, निर्णय होते हैं, उनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी उच्च न्यायालय परमिशन देती है। तो ये हो गए उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब आते हैं दूसरे क्षेत्राधिकार पर। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसमें दो तरह की अपीलें होती हैं, दीवानी अपीलें, दूसरी फौजदारी अपीलें। तीसरा क्षेत्राधिकार जो है वह है प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हाई कोर्ट के अधीनस्थ जितने भी न्यायालय होते हैं उनमें हाई कोर्ट पूरा दखल रखता है, उनकी जांच कर सकता है। उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण करना भी हाई कोर्ट का ही काम है। तो इस तरह से हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अपने अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण करता है और उनकी जांच भी कर सकता है। अगला है अभिलेख न्यायालय। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है, उसी तरह से हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है।
उच्च न्यायालय द्वारा जो भी आदेश प्रसारित किए जाते हैं, जो भी निर्णय दिए जाते हैं, उनका अभिलेख होता है। निचली अदालतें हाई कोर्ट के आदेशों को नज़ीर के रूप में प्रस्तुत करती हैं। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, इसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट ये देखती है कि कोई भी सरकार ने या व्यवस्थापिका ने कोई ऐसा कानून या आदेश तो नहीं बना दिया जो संविधान के प्रतिकूल हो। संविधान के प्रतिकूल बनाए गए कानून को न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत उस पर न्यायालय समीक्षा कर सकता है और ऐसे कानून को न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रतिकूल हैं। इस तरह से हमारे देश में एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें सबसे नीचे जिला अदालतें, उसके ऊपर हाई कोर्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इनका स्थानांतरण एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में किया जा सकता है। मतलब एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में इनका स्थानांतरण राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा न्यायाधीशों के जो भी कार्य होते हैं, इनके कार्यों के लिए इनकी आलोचना नहीं की जा सकती है। संसद में या विधानसभा में इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती, इनकी किसी भी प्रकार से आलोचना नहीं की जा सकती। यह न्यायालय की अवमानना मानी जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।